नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान, जो 1936 में आया था, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसे अक्सर हिंदी साहित्य का, आप कह सकते हैं, महाकाव्य माना जाता है और हमारे पास इस पर आधारित कुछ विश्लेषण है, कुछ टिप्पणियां हैं। आज हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए गोदान के सार को, उसके मर्म को समझना। मतलब कहानी क्या है, पात्र कैसे हैं और वो सामाजिक संदेश जो इसमें गहरे छिपे हुए हैं। हाँ, और जो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है होरी महतो, एक एक बहुत ही साधारण गरीब किसान, और उसकी पत्नी धनिया, जो काफी जुझारू है। जी, और उनका बेटा है गोबर, जो थोड़ी नई सोच रखता है गांव की परंपराओं से हटकर। और गोबर की प्रेमिका है झूनिया। हाँ, झुनिया, जिसे समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। ये तो हुई गांव की दुनिया। लेकिन कहानी सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है, शहर के पात्र भी हैं, जैसे राय साहब, अमर पाल सिंह, मिस मालती हैं, प्रोफेसर मेहता हैं। जी, और ये शहरी पात्र एक बिल्कुल अलग सामाजिक ताना-बाना दिखाते हैं। गांव और शहर का एक कंट्रास्ट सा बनता है। सही कहा। और इन सब के बीच कहानी को जो चीज ड्राइव करती है वो है होरी का एक सपना। हाँ, उसका सबसे बड़ा सपना कि मरने से पहले वो एक गाय का दान कर सके। गोदान। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक इच्छा नहीं थी होरी के लिए। ये कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके आत्मसम्मान का भी सवाल बन गया था। लेकिन विडंबना यही है कि उसकी जो भयानक गरीबी है और वो कर्ज का बोझ जो बढ़ता ही जाता है। हाँ, सूदखोर है, जमींदार है, उनका शोषण, ये सब मिलकर उसे इस छोटे से सपने के पास भी नहीं आने देते। एक अंधीन चक्कर है, जैसे बिल्कुल। एक दुष्चक्र। और स्रोत इसी बात पे जोर देते हैं कि होरी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती। हाँ, वो उस समय के लाखों भारतीय किसानों के जीवन का, उनकी त्रासदी का एक तरह से प्रतिबिंब बन जाती है। वो सारी जिंदगी मेहनत करता है, पिसता रहता है, पर उस शोषण के जाल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। प्रेमचंद इससे आगे जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं, वो समाज की जो गहरी बीमारियां हैं, जातिवाद की जकड़न या फिर धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है, जो पुरानी रूढ़ियां हैं, हाँ हाँ। उन सब का भी बहुत मार्मिक चित्रण करते हैं। यही उनका यथार्थवाद सामने आता है, मतलब जीवन जैसा है वैसा दिखाना, कड़वा सच भी। और ये सच गांव की गरीबी में तो है ही, लेकिन प्रेमचंद ने शहर के जीवन का खोखलापन भी दिखाया है ना। बिल्कुल। एक तरफ गांव की वो मिट्टी से जुड़ी सच्चाई है और दूसरी तरफ शहर की वो ऊपरी चमक दमक, लेकिन अंदर का नैतिक पतन। स्रोत कहते हैं कि ये जो विरोधाभास है, ये कहानी के सामाजिक विश्लेषण को और भी गहरा बना देता है। निश्चित रूप से। और इसी सामाजिक विश्लेषण में एक और अहम पहलू है महिलाओं का संघर्ष। हाँ, धनिया और झुनिया। जी। स्रोत इन पात्रों के जीवट को, उनके साहस को खास तौर पर रेखांकित करते हैं। वो कैसे सामाजिक दबावों के बीच, पारिवारिक मुश्किलों के बीच अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़ती हैं। उनका संघर्ष कहानी को एक मानवीय गहराई देता है ना? बिल्कुल। लेकिन अंत अंत तो कहानी का बहुत ही दुखद है। हाँ, होरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा, वो एक गाय का दान, वो पूरा नहीं कर पाता। वो मर जाता है। और उसकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे जैसे मर्यादा और धर्म के नाम पर जो पीड़ा किसान सहता आया है, उसी का प्रतीक है। सही कहा। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि प्रेमचंद ने गोदान में कई विचारधाराओं को जैसे मिला दिया है। गांधीवाद भी है, मार्क्सवाद भी है, और यथार्थवाद तो है ही। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब गांधीवाद का प्रभाव कहाँ दिखता है? शायद होरी की सहनशीलता में, अहिंसा में। हाँ, शायद। और मार्क्सवाद की झलक तो साफ है। वो वर्ग संघर्ष, आर्थिक शोषण का जो विश्लेषण है। और इन सब के ऊपर यथार्थवाद का वो लेंस जो समाज की असलियत दिखाता है, बिना किसी आदर्शवाद के। तो क्या स्रोत ये मानते हैं कि प्रेमचंद किसी एक विचारधारा को सही ठहरा रहे थे, या वो बस इन विचारधाराओं का जो टकराव है समाज में, उसे दिखाना चाह रहे थे? मेरे ख्याल से, और जैसा स्रोत इशारा करते हैं, प्रेमचंद कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। वो उपदेशक नहीं है। वो तो बस समाज की जो जटिल सच्चाई है, उसे उसकी पूरी परत दर परत खोल कर रख रहे हैं। और शायद यही मिश्रण गोदान को इतना शक्तिशाली बनाता है, इतना कालजयी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोतों के मुताबिक
गोदान सिर्फ एक ग्रामीण भारत की कहानी नहीं है या सिर्फ किसान के संघर्ष की कहानी नहीं है। नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। ये शोषण की कहानी है, मानवीय गरिमा की तलाश की कहानी है, सामाजिक पाखंड की कहानी है, बदलते मूल्यों का एक दस्तावेज है। बिल्कुल, एक ऐसी रचना जो अपने समय का आईना तो थी ही, लेकिन आने वाले समय के लिए भी बहुत से सवाल छोड़ जाती है। तो यहाँ पर एक विचार आता है, जैसा कि स्रोतों ने बताया कि इसमें गांधीवाद, मार्क्सवाद और यथार्थवाद के तत्व हैं। हाँ, तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि अगर हम इन अलग-अलग विचारधाराओं के चश्मे से उपन्यास को दोबारा देखें? मतलब कैसे? जैसे होरी और राय साहब के रिश्ते को मार्क्सवादी नजरिए से देखें या गोबर के शहर जाने को यथार्थवाद के नजरिए से देखें। हाँ, ये दिलचस्प हो सकता है। शायद इससे उपन्यास के संदेश की या उसकी कलात्मक गहराई की कुछ नई परतें खुलें। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये विचारधाराएं कैसे एक दूसरे से टकराती हैं या मिलती हैं उपन्यास में। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।